जोर से बोलना है। भारत माता की, भारत माता की। स्वर्गीय राम नरेश रावत अमर रहे, स्वर्गीय राम नरेश रावत अमर रहे। आज का दिन निश्चित तौर से व्यक्तिगत तौर से मेरे लिए भी, पूरे राम नरेश जी के परिवार के लिए भी और मित्रों के लिए भी दुखद दिन है, क्योंकि आज ही के दिन राम नरेश रावत जी हम सबको छोड़ करके दिव्य लोक की ओर प्रस्थान कर गए, जहां से अब वो सशरीर हम सबको उस रूप में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह, उनके द्वारा जो भी कुछ किया गया है वह सब हम सबके सामने है। मैं सबसे पहले स्वर्गीय राम नरेश रावत जी को पुण्यतिथि पर उनको नमन करके उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करके उनके जो परिजन हैं, चाहे अरुण जी हों, चाहे अरुण जी की माता जी हों, और चाहे उनके साथ काम करने वाले कार्यकर्ता साथी हों, चाहे उन्होंने तो अनेक संगठनों में काम किया। अभी मैं देख रहा था, अनेक संगठनों में काम किया। ऐसे संगठनों के माध्यम से भी जो जुड़े हुए उनके सब साथी हैं, ऐसे साथीगण हों, उन सबको आज के दिन इतना ही कहूंगा, जो इस संसार में आया है वो तो जाता, लेकिन चाहे इंडियन पारसी समाज की ओर से, चाहे परिवार की ओर से, चाहे पार्टी की ओर से, सबकी ओर से उनकी स्मृतियां कभी विस्मृत ना हो, इसके लिए श्री राम नरेश रावत जी की एक जीवंत प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है, जिसका अनावरण करने का आज मुझे अवसर मिला है। मैं यह मानता हूं कि अब आप सब कभी भी जब इधर आएंगे तो प्रत्यक्ष रूप से जब उनकी मूर्ति को देखेंगे, उनकी समाधि को देखेंगे, तो स्वाभाविक है कि उनकी यादें जो कहीं पर भी विस्मरण होगा वो पुनः ताजी हो जाएंगी। मंच पर हमारे प्रदेश सरकार में हमारे मंत्री परिषद के सहयोगी श्री सुरेश राही जी, हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो उच्च सदन है उसके उपनेता, हमारे मित्र श्री विद्यासागर सोनकर जी, हमारी जो जिला पंचायत की अध्यक्ष और इस जिले की प्रथम नागरिक आदरणीय राजधानी रावत जी, हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष श्री शशांक उस्मेश जी, हमारे मित्र के रूप में ही रहते थे सदा, उनकी पत्नी श्रीमती सरोज रावत जी, उनका भी उद्बोधन अभी आपने सुना, और राम नरेश जी के सुपुत्र श्री अरुण रावत जी का भी उद्बोधन आपने सुना, और जो भाव भरा था वो आप सब महसूस किए हैं। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्री अवधेश श्रीवास्तव जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती आरती रावत जी, श्री आकाश पांडे जी, श्री रवि रावत जी, जिले के महामंत्री के रूप में कार्य देखने वाले श्री अरविंद मौर्य जी, दूसरे महामंत्री श्री गुरुचरण लोधी जी, तीसरे महामंत्री श्री संदीप गुप्ता जी, हमारे विधान परिषद में जो सम्मानित सदस्य के रूप में हम सबके साथ बैठते हैं, ऐसे आपके ही जिले के श्री अंगद कुमार, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय बैजनाथ रावत जी, पूर्व विधान परिषद सदस्य हरगोविंद जी, और हमारे इस मंडल के अध्यक्ष श्री संजय अवस्थी जी, हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक श्री अर्जुन रावत जी, हमारे बूथ के अध्यक्ष श्री अखिलेश वर्मा जी,
और यहाँ पर मौजूद हमारे सभी पिता समान बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी इतनी बड़ी संख्या में आई हुई माताओं बहनों, मेरे पत्रकार मित्रों, हमारे शरद अवस्थी जी भी आ गए हैं। ऐसे हमारे शरद अवस्थी जी, और यहाँ पर आज यह सैलाब देख करके मुझे इसलिए आनंद हो रहा है कि आप सब राम नरेश जी के जाने के बाद भी उनको भूले नहीं। यह एक बहुत बड़ी बात होती। जीवन काल में वह विधायक थे, वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनके सभी से संपर्क संबंध थे, चाहे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, चाहे हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी में नाम हुआ तो एक नाम है, सबसे उनके बहुत जीवंत संबंध हुआ करते थे। बछरावा की जो विधानसभा सीट है रायबरेली में, भारतीय जनता पार्टी के नाते पहली बार वहां कमल खिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो श्री राम नरेश रावत जी की अगुवाई में हुआ। विकास की भूख उनके अंदर इतनी रहती थी कि बछरावा से बाराबंकी तक कभी भी किसी न किसी विकास की योजना को लेकर के चर्चा करते थे। हमारे यहाँ जो मंच पर हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन सबके साथ भी चर्चा करते थे, अलग से भी चर्चा करते थे। जिन संगठनों में उन्होंने जीवन काल में काम किया, उन संगठन के लोगों को भी लगातार बुलाने और मिलाने का काम करते थे। मतलब यह कहूं अगर मैं कि वो समाज के एक सच्चे सेवक, एक सजग प्रहरी की भूमिका वो सदा निभाते थे तो कुछ गलत नहीं होगा। आज आप सबके आशीर्वाद से देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मैं आप सबको भी और परिवार के सभी सदस्यों को भी विश्वास दिलाता हूं कि राम नरेश जी के जाने के बाद भी जो परिवार के सदस्य हैं उनका भी, और जो उनके समर्थक शुभचिंतक हैं उनका भी, कभी ये ना समझे कि वो चले गए तो उनको कोई पूछेगा नहीं, कोई सम्मान नहीं देगा। पूरा सम्मान, पूरा स्थान पहले भी था, अब भी है, आगे भी उसको बना करके रखने का काम किया जाएगा। मैं व्यक्तिगत तौर से आपको भरोसा दिलाता हूं, कभी भी किसी को भी किसी भी प्रकार की हम लोगों के स्तर की सेवा की जरूरत है तो आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और मैं तो सब मंचों से कहता हूं, यहां भी कह रहा हूं, जो श्री राम नरेश जी से जुड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा, और जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, दायित्व तो कोई होगा, जिम्मेदारी कोई होगी, तो भी एक समर्थक के नाते होंगे तो भी। मैं राम नरेश जी से भी कहा करता था कि राम नरेश जी आप विधायक तो हैं, लेकिन आप अपने आप को उपमंत्री भी समझा करिए। वह बात मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी कहता हूं। और आज भी इस बाराबंकी में राम नरेश रावत जी की प्रतिमा अनावरण समारोह पर आयोजित विशाल जनसभा में भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अपने को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से कम ना समझे। हमारा लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास करने का, हमारा लक्ष्य सबको सम्मान और सबको स्थान देते और दिलाते रहने का। हमारा लक्ष्य गांव में रह रहे हैं चाहे शहर में रह रहे हैं, उनके जीवन स्तर में निरंतर सुधार करने का। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आप सबके आशीर्वाद से, आपने 2014 में बाराबंकी सीट दिया था हमें, 2019 में भी बाराबंकी लोकसभा दिया था, 2017 में भी हमारी झोली बाराबंकी से भी भरी थी, और 2019 में लोकसभा में भी बाराबंकी से भारतीय जनता पार्टी की झोली को भरने का काम किया।
डबल इंजन की सरकार आप सबके आशीर्वाद से बहुत सारे अच्छे अच्छे काम होते हैं। जब अच्छे काम होते हैं तो उसमें खराब किसको लगता है, और अच्छा काम होता है तो अच्छा किसको लगता है। तो दिल्ली से बहुत सारी योजनाएं आती, लेकिन शायद वो बाराबंकी तक, उत्तर प्रदेश के गरीबों तक नहीं पहुंच पाती। आपने हमें देश के खजाने की भी चाबी सौंपी और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी सौंपने का काम किया। इसके कारण से आज अनेक बड़े से बड़े, कड़े से कड़े कदम उठाने में सुविधा हो रही है। हम लोग 15 अगस्त 2022 को भी और 15 अगस्त 2023 को भी हर घर में तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम किया ही नहीं किया। हर घर तिरंगा फहराने का काम किया। देश के हर घर में तिरंगा फहराने का पहले कुछ ऐसा राष्ट्रीय ध्वज के कुछ नियम थे कि कहां फहराया जा सकता है, कहां नहीं फहराया जा सकता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने सरकार बनाई तो उन्होंने एक व्यवस्था दी कि इस देश का हर नागरिक राष्ट्रभक्त है और हर राष्ट्रभक्त को राष्ट्रीय ध्वज अपने घर में फहराने का हक है, और वहां हर घर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम किया गया और आप सब ने उसे बहुत सफल बनाया। इसकी मैं आप सबको बधाई भी देता हूं। दूसरा सबसे बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर जहां धारा 370 लगे रहने के कारण, 35 लगे रहने के कारण अगर कभी वहां के लाल चौक पे राष्ट्रीय ध्वज फहराना हो तो संगीनों के साए में जाना पड़ता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्होंने धारा 370 और 35 से खत्म करके जम्मू कश्मीर के लाल चौक में ही नहीं, जैसे बाराबंकी के हर घर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा रहा था, वैसे जम्मू कश्मीर के भी हर घर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा रहा था। यह आपके आशीर्वाद के कारण से हुआ है। अगर आपने आशीर्वाद नहीं दिया होता, आपने समर्थन नहीं दिया होता, आपने लोकसभा में यहां से पिछली बार प्रियंका रावत जी को, इस बार उपेंद्र जी को अगर जिता करके नहीं भेजा होता तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत नहीं होता, और अगर बहुमत नहीं होता तो इस प्रकार के काम नहीं होते। अभी मैं कुशवेश जी जिलाध्यक्ष हैं, आपके मेरे साथ बैठ के आ रहे थे। मैंने कहा आपको अयोध्या जाने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, तो उन्होंने कहा हम द्वारपाल हैं, अयोध्या जाने वालों का स्वागत करते हैं फिर अयोध्या की ओर। ये सच है। यह साधारण काम जो हुआ है, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर अगर बन रहा है तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार नहीं बनी होती तो क्या अभी रामलला का भव्य मंदिर बन रहा होता क्या? नहीं सर। ये सारा जो बदल है, अभी एक बहुत सारे काम, प्रधानमंत्री आवास की कहूं, गरीबों का बैंक में खाते की कहूं, शौचालय की कहूं, आयुष्मान भारत योजना की बात करूं, या मैं हर घर नल से जल पहुंचाने की बात करूं, हर घर में बिजली जलाने की बात करूं, वह तो है ही। लेकिन एक जो सबसे बड़ा काम, इधर एक फैसला 2-3 दिन पहले हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक देश के सामने एक विषय रखा है, आपके सामने भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से विषय रखता हूं। उन्होंने कहा एक देश एक चुनाव। ये जो रोज चुनाव होते हैं, रोज आचार संहिता लगती है और विकास का काम रुकता है, और जितने चुनाव होते हैं उसमें अनाप शनाप पैसा खर्चा होता है। कुछ सरकारी पैसा खर्चा होता है और कुछ वोट लेने के लिए तमाम सब नीचे से ऊपर तक लोग भी पैसा खर्चा करते हैं, खर्चा करते हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एक देश एक चुनाव, 5 साल में एक बार चुनाव, ग्राम सभा से लोकसभा, विधानसभा लोकसभा की चर्चा हो रही है, एक बार में एक चुनाव हो जाए और फिर 5 साल बाद फिर से चुनाव हो, जिससे 4-4.5 साल तक केवल विकास ही विकास किया जाए और 6 महीने चुनाव की तैयारी करे, चुनाव लड़े, और जिसको जनता आशीर्वाद दे वो देश में, प्रदेश में, जिले में, ब्लॉक में अपनी सरकार बनाने का काम करे। क्या मोदी जी ने ये करके गलत किया है क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ, गलत किया है कि सही किया है? सही है सर। अब ये तमाम सारे हमारे जो विरोधी दल के मित्र हैं, कांग्रेस वाले, तो विपक्ष के नेता हैं, उनको कमेटी बनाई गई कि एक देश में एक साथ चुनाव हो 5 साल में,
तुरंत कहा मैं कमेटी में नहीं रहूंगा। मैंने कहा यार अच्छा काम इनको बुरा क्यों लगता है? जिससे पैसा बचेगा तो गरीबों का भला होगा कि नहीं होगा? अगर बार बार चुनाव में जो पैसा खर्चा होता है वो बचेगा तो मेरे गरीब के जीवन में खुशहाली लाने के लिए तमाम सारी योजनाएं बना करके गरीबों तक भेजा जाएगा, किसानों तक भेजा जाएगा, नौजवानों तक भेजा जाएगा, महिला सशक्तिकरण पर खर्चा किया जाएगा, बुजुर्गों के सम्मान में खर्च किया जाएगा, अच्छी सड़कें बनेंगी, हर घर नल से जल जा ही रहा है, और भी जो जीवन की आवश्यक जरूरतें होंगी उनको पूरा करने का काम होगा। कांग्रेस कही नहीं नहीं नहीं, हम एक साथ चुनाव नहीं चाहते, हम तो बार बार चुनाव चाहते। अब ये बार बार चुनाव हो कि एक साथ चुनाव हो, इसको लेकर के देश के जो निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी बन गई है। लेकिन ये सब घबराए हुए हैं, उनको लगता जनता समझ रही हमारा पैसा बर्बाद होने से मोदी जी तो बचा रहे हैं, लेकिन ये सारे विरोधी सोचते हैं हमारा पैसा बर्बाद होता रहे और हमारा विकास कभी ना होने पावे। हम भूख से मरे, चाहे प्यास से मरे, चाहे बिना घर के रहे, चाहे बिना सड़क के रहे, चाहे बिजली के बिना रहे और चाहे पानी के बिना रहे, इसकी चिंता इस देश के राजनीतिक दलों को नहीं है। उन राजनीतिक दलों को चिंता अगर किसी को है तो अपने अपने परिवार की चिंता है, अपने बेटा बेटी की चिंता है, अपनी पत्नी भाई बहन चाचा भतीजे की चिंता है। लेकिन मोदी जी को चिंता इस देश के एक एक गरीब की पहले चिंता है, एक एक किसान की चिंता है, एक एक नौजवान की चिंता है, एक एक माता बहन की चिंता है। इसके लिए बड़े से बड़े कड़े से कड़े फैसले लेते। आपको याद होगा जब नोटबंदी हुई थी, ये सारे विरोधी कहे नोटबंदी क्यों कर दिए? याद है कि भूल गए आप लोग? कहीं नोट काहे बंद कर दिए? अच्छा, नोट बंद करने से गरीबों को कोई नुकसान हुआ था क्या? हुआ था? नहीं सर। दोनों हाथ माता बहनों बताओ उठा करके, उस नुकसान हुआ था? नहीं सर। जिसने बेईमानी किया उसका नुकसान हुआ। जो गरीबों को लूट करके तिजोरियां भरे थे उनका नुकसान हुआ। अब उन्होंने सोचा नोटबंदी हुई, नए तरीके निकाले, 2-2000 नोट की नोट अंदर करें। मोदी जी ने कहा 2000 की नोट भी बंद। अब 2000 की नोट बंद हो गई तो फिर चिल्लाने लगे कि अब 2000 नोट कवर है, 2 तो 500 की 1000 की नोट थी, 2000 तो इसलिए छापने का काम सरकार ने किया होगा कि देखे कितने चोर है, जरा पता लगाया जाए। अभी कल मैं पढ़ रहा था 93% 2-2000 के नोट वापस रिजर्व बैंक के पास पहुंच गए। अब केवल 7% नोट बचा है। मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी हैं, उनकी दूरबीन, उनका सीसीटीवी कैमरा हर भ्रष्टाचारी के पास तक पहुंच गया है और कोई बचने वाला नहीं है। बेईमान ये कान खोल करके उनको सुनना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि देश का जब समर्थन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मांगने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी मेरे गरीबों, किसानों, मजदूरों को लूट करके खाया है, देश को लूट करके तिजोरी भरी है, एक एक पाई वसूल करके उन्हीं गरीबों के जीवन की खुशहाली के लिए योजना बना करके खर्च करने का काम करूंगा, सीमाओं को सुरक्षित करने का काम करूंगा। धरती पर ही नहीं, चंद्रमा पर भी अगर चंद्रयान भेजना पड़ेगा, भगवान सूर्य देव के पास अगर आदित्य एल1 भेजना पड़ेगा और जितने भी ग्रह उपग्रह है वहां भी यान भेजना पड़ेगा तो वहां भेजूंगा, लेकिन मैं बेईमानी नहीं करने दूंगा। आप जितने बेईमान इस समय एकजुट है, आपने देखा होगा अभी मुंबई में एक बैठक, देखा है कि नहीं देखा? ये सारे लोग एकजुट हो रहे, ये कह रहे हैं हम एक हो जाएंगे तो मोदी जी को 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनने से रोक लेंगे। आप बताओ सही सही, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे? तीसरी बार माता बहनों बताओ, मोदी जी तीसरी बार बनेंगे कि नहीं बनेंगे? दोनों हाथ उठाए बताइए, पत्रकार लोग फोटो आपकी खींच रहे हैं, कितने लोग समर्थन कर रहे हैं? देखिए सब चारों तरफ तीसरी बार मोदी सरकार 400 के पार 400 के पार कर रहे हैं। कोई कुछ भी असंभव नहीं है। जनता के दिल में माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिल में देश की जनता निवास करती है। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है, और कुछ का साथ कुछ का विकास, कुछ का साथ परिवार का विकास, कुछ का साथ वोट बैंक का विकास। केवल जो एक सीमा रेखा खींच करके चलते हैं उनका आपने सफाया कर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अभी एक घोसी में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, कल मतदान होगा, कल परसों है
आज अंतिम दिन है प्रचार का। अब आपको मैं बता रहा हूं, जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी वाले जितना तेजी से फुटबॉल में उछलता है उससे तेजी से उछलने का काम कर रहे थे उस सब कि हम 400 सीटें जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? जी जी बिल्कुल कहा था। लेकिन जनता के मन में क्या था? जनता तो सुनती रहती है कि कौन क्या बोल रहा है। 400 सीटों के अहंकार को जो बता रहे थे उनके अहंकार को चकनाचूर करके 100 में समेट देने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया था 2022 में और 2024 में जय श्री राम जय श्री राम। मेरा पूरा विश्वास है बाराबंकी सहित इस बार 80 की 80 लोकसभा की सीटें जिता करके उत्तर प्रदेश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2019 से भी बड़ी विजय देने जा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी के प्रधान मौर्य और घोषित उपचुनाव, माननीय नरेंद्र मोदी के प्रधान मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद। घोषित विधानसभा का उपचुनाव जो मेरी जानकारी में है उसके हिसाब से श्री दारा सिंह चौहान जी भाजपा के गठबंधन की ओर से प्रत्याशी हैं, वो भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये बौखला जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर जनता की सेवा करो, अगर गुंडागर्दी करना चाहोगे तो कोई समर्थन देगा? बताओ। वो गुंडे समर्थन दे सकते हैं, अपराधी समर्थन दे सकते हैं, दंगाई समर्थन दे सकते हैं और जो अनेक प्रकार की गलतियां करने का काम, अपराध करने का काम की वो समर्थन दे सकते हैं। लेकिन बहुसंख्य समर्थन 100 में 60 हमारा नहीं, अब तो 100 में से 75% हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। ऐसे विश्वास के साथ मैं लगातार सफलता के शिखर पर आप सबके आशीर्वाद से जो पार्टी पहुंच रही है उसके लिए धन्यवाद देते हुए, आज चूंकि लंबा भाषण राजनीति बहुत करने का नहीं दिन है, लेकिन आज राम नरेश रावत जी की पुण्यतिथि है, उनकी प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये चर्चा मैंने इसलिए किया कि वो जहां पर भी स्वर्गलोक में विराजमान होंगे शायद वह भी यही सुनना चाहते होंगे कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कमल का फूल खिले और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इसे आज के दिन मैं राम नरेश जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप उनके साथ काम करने वाले सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों का हृदय से अभिनंदन करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं से 2024 के चुनाव में के लिए जुड़ जाने का आह्वान करते हुए देश को 5 साल आगे ले जाने का चुनाव नहीं है 2024 का, बल्कि देश को 100 साल आगे ले जाने का चुनाव है। ध्यान रखना, 100 साल आगे ले जाने का चुनाव है। अब जब देश हमारा 100 साल आगे जा रहा हो तो हमें भी पसीना बहाना चाहिए कि नहीं बहाना चाहिए? बताइए, बहाना चाहिए कि नहीं बहाना चाहिए? तो आप सबको आह्वान है, तैयारी में जुटो। तीसरी बार मोदी सरकार का संकल्प सफल बनाने के लिए, देश एक चुनाव की ओर ले जाने के लिए, देश की हर समस्या का समाधान करने के लिए विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत बने, विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र भारत बने, सबसे अधिक पैसे वाला, सबसे अधिक अस्त्र शस्त्र वाला, सबसे सुरक्षित सीमाओं वाला, गरीब कल्याण के लिए सबसे अधिक योजनाएं चलाने वाला और माताओं बहनों का सशक्तिकरण करने वाला, नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने वाला, महंगाई को लगाम लगाने वाला ऐसा शासन इस देश में आप सबके आशीर्वाद से 2024 में तीसरी बार। और मुझे तो लगता है मेरा माटी मेरा देश का कार्यक्रम चल रहा है, आप सब उसका हिस्सा होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा है, 2047 तक देश और प्रदेश में कमल का फूल खिला रहेगा, ऐसा विश्वास करते हुए अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय